हेलो फ्रेंड्स, लाइफ ऑन अर्थ चैनल में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, हम अज्ञे शेखर एक जीवनी पढ़ रहे हैं। 2 भाग हो चुका है। तो ये फिर से आज आगे का भाग देखते हैं कि क्या है, कहाँ तक पढ़े हैं। टीएस इलियट के तक भूमिका हम पढ़ चुके हैं। तो पहले हम ये सब पढ़ चुके हैं, प्रकाशन वर्ष के बारे में और भूमिका, ये सब पढ़ चुके हैं पहले के क्लास में, देख रहे हैं। और ये प्रकाशन वर्ष के बारे में भी पढ़ चुके हैं। एक क्लास में इधर का है कि ये भी सारांश के रूप में है आज्ञा के। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं 2 क्लासों में। तो आगे हम आज ये पढ़ेंगे। ये इलियट से तो हम पढ़ लिए हैं। इसके विपरीत लेखकों ने ऐसे अनेक मिल जाएंगे। ये है, यहाँ से देखते हैं कहाँ से। यह बात हिंदी के कम समय ये पढ़ चुके हैं टीएस इलियट के बारे में। ये ये टीएस इलियट का इंग्लिश में कथन है। फिर यहाँ तक पढ़ चुके हैं। भोगने वाले प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है। वह जितना बड़ा कलाकार होता है उतना ही भारी यह अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार है। तो आगे फिर देखते हैं कि लेकिन यह एक लंबा विषयांतर हो गया और मुझे मानना पड़ेगा। इलियट के कथनानुसार बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो सका हूँ। शेखर का एक भी पात्र नहीं है जो न्यूनाधिक मात्रा में एक संश्लिष्ट चरित्र कंपोजिट करेक्टर नहीं है। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना को वेदना शेखर को अभिसिंचित कर रही है। और यह अभिसिंचन ऐसा है कि उससे यह कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता। और अंतोगत्वा सभी गल्प साहित्य आत्मकथा मूलक है और अपने ही जीवन का चित्रण नहीं तो परछेनन है, प्रोजेक्शन है। और अपने सेयात की कहानी है शेखर। तो देखिए, पहले तो 2-3 शब्द आ चुके हैं इंग्लिश के, सही है। और फिर आगे का शब्द है। तो अपने सेयात की कहानी शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। इलियट का आदर्श जिसकी महानता में मानता हूँ मुझसे नहीं निभ सका। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति मानता हूँ और मुझसे नहीं निभ सका। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति अभिन्नतम निजी दस्तावेज है। तो देखिए, निजी दस्तावेज किस में आया है, तो इससे संबंधित यहाँ से ध्यान में रखना है कि इलियट्स का आदर्श जिसका महानता मैं मानता हूँ मुझसे नहीं निभ सका। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, एक रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल सफरिंग है। यद्यपि यह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। इतना और ऐसा निजी वह नहीं है। उसके दावे को आप एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ा सकेंगे। अब देखिए, इसमें लिखा ही है निजी नहीं लिख सकते, निजो बात कहकर उड़ा सकेंगे। मेरा आग्रह है कि उसमें मेरा समाज और मेरा युग बोलता है कि वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। लेकिन इतना सब होते हुए भी मैं जानता हूँ कि यदि इस उपन्यास का सूत्रपात दूसरी परिस्थिति में और दूसरे ढंग से शायद दूसरे अधिक सामर्थ होता हाथों से तो होता है, भूमिका की आवश्यकता न रहती और इसी संपूर्ण तो ऐसे गुंजाइश है। तो देखिए, ये बहुत सारा है, इसलिए तो उपन्यास पढ़ना आसान नहीं रहता है। लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो पूरा पढ़ना ही पड़ता है और वो एग्जामिनर उठा के कहीं से भी दे देता है। तो ये एक एक नज़र डालते जाइए। अंतिम साम्य के बारे में एक बात कह दूं। शिशु मानस के चित्रण का सच्चाई के लिए मैंने शेखर के आरंभ की खंडों में घटना अवस्था और जीवन से चुने हैं। क्रम से बढ़ते हुए क्रम में जीवन अनुभूति है। देखिए, मैंने स्वयं अनुभव किया है। स्वतंत्र प्रगति और दर्शक इतिहासकार हूँ। तो यहाँ से तो नहीं आएगा, लेकिन इसी में से कोई शब्द चुन के आ जाएगा। तो इसलिए नज़र देना जरूरी है, कहना उचित है। पात्र सचमुच
अब निजी दस्तावेज जो है तो वहाँ यदि पढ़ा तभी तो निजी दस्तावेज आया। तो ये इसमें शेखर एक जीवनी में इसकी बात आई है, कभी आ जाए एग्जाम में तो लगाना। लेखक के हाथों की कठपुतली ये है, ऐसे गुड। फिर आगे देखते हैं तीसरा भाग जीवनी में। जीवनी का सूत्रपात कैसे हुआ, उसके पाठक की रोशनी देखे, इस बारे में ये है। देखिए, शेखर एक जीवनी 3 भागों में विभक्त है। 3 भागों में एक ही कथा सूत्र में गूंथे होकर ही अलग अलग भी प्रायः संपूर्ण है। कहा जा सकता है कि जीवनी वास्तव में अलग अलग ही प्रायः संपूर्ण कहा जा सकता है। जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। तो फिर ये भी आएगा कि जीवनी कितने अंकों में है, तो 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। ऐसा ना हो भी होता तब उन्हें अलग अलग छापा जा सकता है। ऐसा होने के कारण विशेष सफाई देने की जरूरत नहीं है। भाग पढ़ने पे जो एक भाग पढ़ने के बाद दूसरा भाग पढ़ना नहीं चाहेंगे, अब ये उनका यह सोचने की आवश्यकता नहीं है। अधूरी कहानी का वक्त बर्बाद किया है, ये एक ही पूरा उपन्यास मान सकते हैं, तो उसी पर अपना राय कायम कर सकते हैं, पक्षपात शिकायत नहीं। किंतु जो पाठक पहला भाग पढ़ते हुए जानना चाहते हैं कि शेष भाग ये क्यों पढ़े या उनके बारे में कैसी पूर्व धारणा बन चले, उनके लिए कुछ निवेदन करना यहाँ अप्रासंगिक है ना होकर, अतः उनके पाठकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभिप्राय की यह बात इतना न दम्भ कर सकूं तो क्या कहूँ। दृष्टि से शेखर 3 भागों में एकांता है। कालीन के रंग बिरंगे बाने के जैसे मोटे सख्त बटे हुए सूत का एक रंगा ताना धारण करता है, और सहसा उसी तरह जीवन की 3 भागों में रंगीन गाथा में मेरे अभिप्रेत मेरे कथ्य का एक तंतु है, वह एक है, अविभाज्य है। मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन दर्शन जीवनी गढ़ते हुए कथा वस्तु गढ़ने का यत्न इसलिए चाहे तो आगे प्रार्थी के रूप में आ सकता है। इतना कहूँ, निर्णयता होने का फैसला है, पहले पूरे पढ़ने का दिखाई देता है। तो देखिए, एक नज़र दे, इसमें नहीं है कोई ऐसा कुछ कठिन वैसा पेपर एग्जाम में देने जैसा वक्तव्य। मैं शेखर का आपका साक्षात्कार करा देने के बाद अलग हट जाता हूँ। फिर ऐसे परिचय परिपात। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, अच्छा आदमी भी नहीं है, लेकिन वह मानवता से संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने पहचानने की कोशिश कर रहा है। यह अच्छी संगी नहीं भी हो सकता, लेकिन उसके अंत तक उसके साथ चलकर आपके उसके प्रतिभाव कठोर नहीं होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और कौन जाने आज के युग में जब आप भी संश्लिष्ट चरित्र है, तब आप पाएंगे कि आपके भीतर भी कहीं पर एक शेखर है जो बड़ा नहीं, अच्छा नहीं, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार है। तो यहाँ का ध्यान रखना है। यहाँ का इतना पढ़ा तो यहाँ एक आया, क्योंकि कारण कथन में आ सकता है AR में। कौन जाने आज के युग में जब भी संश्लिष्ट चरित्र है, तो ये ध्यान रखना है। शुरू में और लास्ट के तो उठाया ही जाता है प्रश्न में। आज के युग में आप भी संश्लिष्ट चरित्र हैं, और जब तक आप पाएंगे कि आपके भीतर कहीं एक शेखर जो बड़ा नहीं, अच्छा भी नहीं, लेकिन जागरूक, स्वतंत्र और ईमानदार और घोर ईमानदार है, तो इससे कुछ भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना है। अज्ञा नहीं कहा है ये। अब ये दे दिया जाएगा, और किसका कथन है तो आप क्या लगाएंगे, अज्ञे लगाएंगे, क्योंकि शेखर एक जीवनी अज्ञे का लिखा हुआ है, और यहाँ से उठा के दे दिया जाएगा। तो कौन जाने आज के युग में जब आप भी संश्लिष्ट चरित्र हैं, तब आप पाएंगे कि आपके भीतर की कहीं एक शेखर को बड़ा नहीं, अच्छा भी नहीं, लेकिन जागरूक, स्वतंत्र, ईमानदार है। तो अब देखिए पुनश्च द्वितीय संस्करण में द्वितीय संस्करण की भूमिका। यह संस्करण प्रथम चरण संस्करण की पुनरावृत्ति है, किंतु यहाँ घोर संशोधन किया गया है। अंग्रेजी उपकरणों के ये वाक्यों का अनुवाद भी दे दिया गया है। प्रथम संस्करण के अनुवाद नहीं दिए थे, विज्ञों की राय दी थी। छोटे छोटे पदों और गदानुवाद करने से
उनका चमत्कार नष्ट हो जाएगा। किंतु अच्छी पाठक ये सब है, देख लीजिए एक नज़र क्या है जानने वाली। तो क्यों हिंदी फिर भी आत्मा एक ये है, अनर्थक जान पड़े, प्रार्थना है मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि वह कम से कम देवनागरी हिंदी तो है। तो ये देखिए, अब हम छोड़ते हुए जाते हैं तो फिर अच्छे पॉइंट आ जाते हैं, किंतु हिंदी के पाठक का है, अपने अधिकार पर आग्रह है कि प्राण रहे ना रहे देह उससे चाहिए, जो अनुवाद दिए जाए उन दोनों भाषाओं जानने वाले को वे रद्दी और अनर्थक जान पड़े। तो उनका कथनानुसार मुझे, क्योंकि कम से कम देवनागरी हिंदी में है, फिर आत्मा का पहुंच सकते हैं, उन्हें रूप सज्जा पर आग्रह नहीं करना चाहिए, वे मूल पढ़ सकते हैं। तो ये लेखक का कथन है, तो इस पर भी एक नज़र डाल ले। तो फ्रेंड्स, ये भूमिका समाप्त हुई। तो देखते हैं, आज इतना ही करूं कि आगे का पार्ट बताऊं। ये देखिए, प्रथम भाग में ये है, अनुक्रम में है उषा और ईश्वर, द्वितीय भाग बीज और अंकुर, तृतीय भाग प्राकृतिक और पुरुष, चतुर्थ भाग पुरुष और परिस्थिति। ये याद करना है, क्रम में लगाने आ सकते हैं, और ये भी आ सकता है कहाँ का है, तो ये है। और प्रवेश में है कि फांसी जिस जीवनी को उत्पन्न करने में हमारे संसार की सारी शक्तियां, हमारे विकास, हमारे विज्ञान की, हमारी सभ्यता निर्मित सारी क्षमताएं या औजार असमर्थ है, उसी जीवन को छीन लेने में, उसी का विनाश करने में, ऐसी भोली हृदयहीनता। फांसी क्यों? अपराधी को दंड देने के लिए। पर इससे क्या वह सुधारा जाएगा? इससे क्या उसे अपराधों का मार्जन हो जाएगा? जो अमिट रेखा उसके हाथों खींची उसके साथ मिट जाएगी। फांसी दूसरों को शिक्षा देने के लिए है। यह कैसा शिक्षा है? जीवन के प्रति आदर भाव सिखाने के लिए, उसी ओर की हृदयहीन। ये तो यहाँ ये है, यहाँ एक पैराग्राफ देख लेते हैं, फिर आगे के क्लास में देखेंगे। इससे भी कभी कोई सीखा है? तो फांसी की कल्पना सदा मुग्ध ही करती रही है। इसमें सांप की आंखों का एक अत्यंत तुषारामय किंतु अमोघ सम्मोहन होता है, और एक सम्मोहन, एक नियंत्रण जो प्रतिहिंसा के इस यंत्र को हम कविता में बना देता है, तो जो कि उस पर बलिदान होते हुए अभागों का अतिशय भाग्यशाली को जीवन की एक सिद्धि दे देता है। तो यह और उसके असमय अवसान को भी संपूर्ण कर देता है फांसी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पाठ का एक पैराग्राफ देखा है, जो शेखर एक जीवनी का है, मुख्य उपन्यास का पहला प्रथम भाग। यहाँ से प्रश्न अभी बने हैं एमपी सेट में। तो जीवन का क्या माना है? तो हमने वो कंफ्यूजन ही था कि क्या होगा, क्योंकि इसमें सुधार का है कि एक बिगड़े हुए इंसान किस प्रकार सुधरता है। अच्छी संगति में, बुरी संगति में पहले बिगड़ता है, फिर सुधरता है, तो उसका है। तो उस अनुसार प्रश्न लगाया गया। लेकिन देखिए, फांसी का है, अपन पाठ पढ़े तो पता चला, और यूट्यूब में ऊपर ऊपर से पढ़ के अपने को पता ही नहीं रहता है कि क्या है। ये ऊपर ही है फांसी के बारे में बहुतों को पता नहीं था, और वो ऑप्शन में दूसरा कुछ लगा के आए, और इसका मूल है फांसी। क्योंकि उन्होंने जेल में जब गए थे तो फांसी के घर में, मतलब जिसको 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 फांसी की सजा मिली है वहीं पर रखा गया था, इसलिए फांसी से ही शुरू होता है। तो दोस्तों, और आगे पढ़ेंगे और मुख्य मुख्य तथ्य देखेंगे जो एग्जाम के रिलेटेड होगा। तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी कीजिए, तो आगे का पाठ का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।